विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कर रहे थे हम, ठीक है। आज सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहीं पर याद कर लो, संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? हृदय और आत्मा का है, हार्ट एंड सोल कहा है इसे। क्या कहा है? कुछ सोच समझ के ही कहा होगा संविधान के पिता ने, है ना। तो क्यों कहा? इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए कहा। इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो आर्टिकल 32 कहता है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। क्या बोला है? रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। बाय दिस पार्ट मतलब पार्ट 3। बाय दिस पार्ट मतलब पार्ट 3, यानी रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है ना, 12 से 35 तक है। तो आर्टिकल 32 उसको इन्फोर्समेंट के लिए या उसको परिवर्तित कराने के लिए क्या बता रहा है? उपचार, रेमेडी बता रहा है। क्या बता रहा है? उपचार बता रहा है। तो संवैधानिक भाषा में पढ़ूंगा थोड़ा कठिन लगेगा, इसलिए क्या करता हूं, आसान भाषा में बता देता हूं, ठीक है। कि आर्टिकल 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। क्या जा सकता है? अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो गया, कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। कौन बोलता है? आर्टिकल 32 बोलता है। क्या बोलता है? ऐसे ही एक और आर्टिकल है 226, वो कहता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया, हनन हो गया, किसी ने आपके मूल अधिकारों पर प्रहार कर दिया, तो आर्टिकल 226 से आप उच्च न्यायालय के लिए भी उपचार के मतलब से उच्च न्यायालय से भी उपचार प्राप्त कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उच्च न्यायालय से भी उपचार प्राप्त कर सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। मूल अधिकारों के हनन के मामले में आर्टिकल 226 से डायरेक्ट आप हाई कोर्ट, 32 के आर्टिकल से, आर्टिकल 32 से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो? अपने मूल अधिकार हनन का मामला ले जा सकते हो। इतना समझ में आया? ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प वैवेकीय है। जाने का अधिकार जो वैवेकीय है, अपने विवेक, आपके विवेक पर आधारित है। आप अपने विवेक से क्या करते हो? पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छानुसार दोनों में से किसी भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। समझ में आ गया? परंपरागत मत के अनुसार मूल अधिकारों के अतिक्रमण से व्यथित व्यक्ति ही अनुच्छेद 32 के तहत संरक्षण पाने का हकदार होता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहित के माध्यम से अनुच्छेद 32 के क्षेत्र को अत्यंत व्यापक कर दिया है। पहले पहले क्या था कि सिर्फ ये बोला जाता था कि जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है वो व्यक्ति, वो पीड़ित व्यक्ति ही क्या कर सकता है? जा सकता है। लेकिन भाई लोकहित भी तो कोई चीज है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक क्या अनुच्छेद 32 के अधीन कोई संस्था अथवा लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लोकहितवाद दाखिल कर सकता है। क्या कर सकता है? लोकहितवाद दाखिल कर सकता है। इतना समझ में आया? अभी समझा रहा हूं मैं आपको। जो निर्धनता, अज्ञानता अथवा अन्य कारण से रिट दाखिल कर पाने में सक्षम नहीं है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे हों, पेन्यूरी, एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हों कुछ लोग, और वो उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो लेकिन उनको पता ही ना हो। और अगर उनको पता भी है कि उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा, तो हो सकता है कि वो रिट याचिका दाखिल करने में क्या ना हो, सक्षम ना हो। तो कोई संस्था या कोई व्यक्ति उनकी तरफ से जनहित याचिका, सुना है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका दाखिल कर सकता है। कहां? हाई कोर्ट में। कहां दाखिल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, है ना। इसको बोलते हैं लोकहितवाद। पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती, क्या नाम याद रखना है आपने? जस्टिस पीएन भगवती का नाम याद रखना है आपने, और साथ में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर का नाम याद रखना। ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने आर्टिकल 32 के अर्थ को और व्यापक कर दिया। क्या कर दिया? पहले क्या होता था, किसी के मूल अधिकार का हनन हुआ, पीड़ित बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पीड़ित व्यक्ति। या तो वो खुद जाता था या उसकी तरफ से कोई और जा सकता था। ठीक है। अब माना किसी को मूल अधिकार का हनन मतलब माना पुलिस ने आपको पकड़ा और आपको 5 दिन तक वो हवालात में बंद कर रखा,
मूल अधिकारों का हनन हो गया, 24 घंटे के अंदर निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया आपको, भाई आपके मूल अधिकारों का हनन हो गया, तो आप कैसे जाओगे? आप तो बंद हो। आपकी तरफ से मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा न्यायालय से, गुहार लगाऊंगा, न्याय मांगूंगा कि जी उनको, वो जो प्रिय छात्र हैं मेरे, उनको क्या कर रखा, 5 दिन से हवालात में बंद कर रखा। क्यों कर रखा? कि हेलमेट नहीं पहना हुआ था उन्होंने। गलत बात है, हेलमेट पहननी चाहिए, लेकिन 5 दिन तक बंद कर रखा। मूल अधिकारों का हनन हो गया। समझ में आ गया? फाइन लगाते हैं, है ना। चलो जी, तो पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस कृष्ण अय्यर का नाम याद रखना भाई आपने। पब्लिक पीआईएल बोलते हैं इसको, है। अच्छा, कोई पीआईएल है कि नहीं, ये तय करने का अधिकार किसको है? ये न्यायालय तय करेगा। कौन तय करेगा? अगर न्यायालय ने मान लिया कि हाँ ये पीआईएल है, तो फिर तब चिंता की जरूरत नहीं है। जब तक वो पीआईएल न्यायालय ने नहीं माना, तब तक चिंता का क्या है विषय। हो सकता है सिर्फ आप अपने हित के लिए जा रहे हो, अपने हित के लिए अगर जाओगे कुछ लेके, तो वो पीआईएल नहीं मानी जाएगी। पीआईएल में बहुत सारे लोगों का हित देखा जाता है, ठीक है। यह समाचार पत्र में छपे महत्वपूर्ण समाचार के आधार पर ही स्वतः संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर सकती है। आपने एक चीज सुनी होगी, न्यायिक सक्रियतावाद, सुना है? समाचार पत्रों के माध्यम से जब न्यायालय खुद सक्रिय हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? न्यायिक सक्रियतावाद। क्या बोलते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म। जो जुडिशरी है वो खुद ही एक्टिव हो जाती है। अखबार में जब सुनती है, पढ़ती है कि भाई क्या बुरे हाल हैं, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो खुद भी संज्ञान ले सकती है, ठीक है। इसे न्यायपालिका से सुने जाने के अधिकार का विस्तार माना गया है। क्या माना गया है? जो सुनवाई करती है उसका, उस अधिकार का विस्तार माना गया है। जनहित याचिका विवादों के समाधान के लिए नहीं, बल्कि केवल लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए। कहीं पता चल रहा है कि इस मोहल्ले और उस मोहल्ले की लड़ाई है, और आपकी बारात, अगर मतलब आपका कोई, अगर आप वहां शादी में चले गए तो वहां से पिट के आते हो, और वहां से कोई आ गया तो वो पिट के आता, विवाद है 2 मोहल्लों के बीच में, ये थोड़े जाएगा, ये जनहित याचिका नहीं है। लेकिन जहां पे मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, क्या हो रहा हो? मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, वहां पर पीआईएल लगेगी। क्या लगेगी? और वो भी एक बड़े समुदाय का, इसका, जिसमें बहुत सारे लोग क्या हो रहे हो? प्रभावित हो रहे हो उससे। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा है कि वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही और लोक हितवाद ने ले लिया। यह कथन किसका आंसर? न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर का है। वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही और लोक हितवाद ने ले लिया है। अब जी, मूल अधिकार के लिए उपचार क्या है, रेमेडीज क्या है? आर्टिकल 32 में 4 खंड हैं। कितने खंड? 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। खंड 1 मूल अधिकारों को प्रवर्तित यानी एनफोर्स कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो गया, आपको उच्चतम न्यायालय में आवेदन करना है, ये कहां से, ये अधिकार कहां पर दिया गया? तो आपने बोलना आर्टिकल 32 ब्रैकेट में 1, आर्टिकल 32 खंड 1, या तो खंड 1 बोलो या ब्रैकेट में 1। इतना समझ में आ गया? ठीक है। आर्टिकल 32(2) ब्रैकेट में 2 यानी खंड 2 में उच्चतम न्यायालय की शक्ति दी गई है। क्या दी गई है? उच्चतम न्यायालय की शक्ति दी गई है, जिसके अनुसार वह मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए आदेश, निर्देश और रिट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? आदेश यानी ऑर्डर, निर्देश यानी डायरेक्शंस, और रिट यानी रिट्स, WRITS, रिट्स जारी कर सकता है, ठीक है। ये मतलब एक तरह से दवा है। क्या है भाई? बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल क्या देगा? दवा देगा। ऐसे ही आपके मूल अधिकारों का हनन हो गया तो उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? 3 चीजें, या तो ऑर्डर करेगा, या निर्देश देगा, डायरेक्शंस देगा, या फिर रिट जारी करेगा। क्या करेगा? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके रिट, जो आपने पढ़नी है, ठीक है। खंड 3 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 32 के खंड 3 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अन्य न्यायालय को उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग की जाने वाली किन्हीं या सभी शक्तियों को अपनी स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग हेतु दे सकती है। क्या कर सकती है? खंड 2 में जो सुप्रीम कोर्ट जिस अधिकारिता का प्रयोग करता है, जिन शक्तियों का प्रयोग करता है अपनी स्थानीय अधिकारिता में, संसद को यह अधिकार है कि वो अन्य न्यायालयों को भी क्या कर सकती है? ये शक्ति दे सकती है। एक बार फिर पढ़ लेता हूं। आर्टिकल 32 खंड 3 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है। किसको? संसद को।
किसको? संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अन्य न्यायालय को, किसको? ऐसे करके पढ़ना चाहिए, किसको? किसी अन्य न्यायालय को क्या क्या दे सकती है? तो किसी अन्य न्यायालय को उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग की जाने वाली किन्हीं किन्हीं या तो कुछ या सभी, किन्हीं या सभी शक्तियों को अपनी स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग करने हेतु दे सकती है। यानी संसद के पास अधिकार है और संसद को मेरे ख्याल से देना चाहिए। सब हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो भाई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी दे दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को तो दे दो कम से कम, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी क्या करे, क्या करे, आपको आपके मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के उसके पास शक्ति हो। ठीक है। खंड 4 आर्टिकल 32 का खंड 4, इस संविधान में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के अधिकार के निलंबन का निषेध करता है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के अधिकार के निलंबन का निषेध करता है। ठीक है, आर्टिकल 32 खंड 4। अब पढ़ते हैं भाई, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 खंड 2 के अधीन क्या 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। कितने प्रकार की? अब भैया प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पहले उनको समझ लो और उसके बाद लिखने के लिए तो भाई स्पीड चाहिए, और स्पीड के लिए दिमाग में चाहिए। आप वहां पर सोचकर नहीं लिख सकते, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा जपना पड़ेगा इसको, रिटों को, किन शब्दों का प्रयोग करना। आपने पता चला स्थानीय भाषा का प्रयोग कर दिया, या आपने जिस भाषा में आप बात करते हो उस भाषा में लिख दिया, तो अच्छे नंबर नहीं मिलते। थोड़ा सा अच्छे शब्दों का जब आप प्रयोग करेंगे रिट को लिखने में, तभी आपको क्या होंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 5 रिटें कौन सी है भाई? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, हैबियस, वैसे इसका मतलब होता है सशरीर पेश करें। क्या करें? सशरीर पेश करें। जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उस व्यक्ति को शरीर के साथ पेश करें, लेकिन बाद में न्यायालय ने यह भी कहा कि जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को पेश करना ही करना शरीर के साथ। हो सकता है, कालू सान्याल चारू मजूमदार का मामला था, नक्सलवाद का जनक जो माना जाता है भारत में, वो कौन है? कानू सान्याल चारू मजूमदार। कौन? कानू सान्याल और चारू मजूमदार। ठीक है, बंगाल में फसल लूट की घटना हुई एक, क्या हुई? जमींदार के यहाँ फसल लूटी गई, गरीब लोग थे, उनके नेता कौन थे? चारू मजूमदार, कानू सान्याल। माओवादी नीति का अनुसरण करते थे, तो वही माओवाद वेस्ट बंगाल में क्या कहलाया? नक्सलवाद कहलाया। क्या कहलाया? अब उन पर कुछ केस चल रहा था, मेरे ख्याल से बहुत बूढ़े होगा, जो एक की मृत्यु हो गई शायद, एक बहुत वृद्ध जिसे बोलते हैं कि जिसको लाया नहीं जा सकता थे, और लाते तो बड़ी क्या सुरक्षा जिसे बोलते हैं, नक्सलवादी भाई, बड़ी दिक्कतें हो सकती। तो बोला गया कि भाई सशरीर पेश करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब है इसका कि सशरीर पेश करो। क्या करो? सशरीर पेश करो। ये भी पढ़ लेंगे अगर कहीं पे लिखा होगा तो। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा हो गया परमादेश, मैंडमस, हम आदेश देते हैं। आदेश कौन देते हैं? हमेशा बड़ा। किसको देता है? छोटे को। छोटा देता है कभी आदेश? कभी करके देखना कि पिताजी हम आपको आदेश देते हैं, और उसी दिन देखना बोरिया बिस्तरा बाहर, है ना। तो कौन देगा? बड़ा देगा और छोटे को देगा। परमादेश मतलब परम आदेश। अगला प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का मतलब नाम से ही पता लगा कि मना, ये काम आपका नहीं है, ये आपने नहीं करना है, प्रोहिबिट कर दिया गया आपको, तो नाम से ही पता लगा प्रोहिबिशन। अगला है उत्प्रेषण यानी सर्टिलरी। सर्टिलरी में क्या होता है कि ट्रांसफर, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मुझको दो, तब क्या लगेगी? सर्टिलरी लगेगी। ठीक है, अगला है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। किस अधिकार से काम कर रहे हो भाई आप? जब आपको ये अधिकार ही नहीं है फिर भी आप उस पद पर बैठे हो, किस अधिकार से बैठे हो? तो तब क्या लगेगी? को वारंटो। ये मैंने हल्की हल्की भाषा में समझा दिया, अब उसका डिटेल बता रहा हूं मैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। क्या किया जाए? व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निषिद्ध किया है। एग्जाम्पल दे देता हूं, पुलिस ने पकड़ा आपको, बंद कर दिया, कहा हवालात में, और 24 घंटे में निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष भी पेश नहीं किया, 4-5 दिन हो गए। ठीक है, आपकी तरफ से मैं चला गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ने रिट जारी की, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। किसको? जिस व्यक्ति ने, जिस पुलिस ने आपको क्या कर रखा? डिटेन कर रखा है इतने दिनों से, उसके विरुद्ध होगी, और उसको बोला जाएगा कि भैया, भैया नहीं बोलेंगे, मतलब बोलेंगे ऐसा है जनाब, उसको जो जिस व्यक्ति को आपने क्या कर रखा? डिटेन कर रखा है इतने दिनों से, उसको सशरीर पेश करो।
ये हम बताएंगे कि उनको क्या करना है, रखना है या छोड़ना है। ठीक है, इसके द्वारा न्यायालय निरुद्ध, अब इस भाषा में मत लिखना जिस भाषा में मैंने बताया, ये वाली भाषा प्रयोग करनी है आपने। इसके द्वारा न्यायालय निरुद्ध या कारावासित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराता है तथा उसके निरोध की वैधता की परीक्षा करता है। यानी जो उसको डिटेन किया गया है उसका परीक्षण करता है। क्या करता है? परीक्षण करता है कि सही डिटेन किया गया कि नहीं किया गया। निरोध का विधिक औचित्य न होने पर निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया जाता है। क्या हो सकता है पुलिस ने आपको ऐसे करके डिटेन कर रखा हो कि आईएसआई के एजेंट हो, आप शत्रु देश के नागरिक हो, हमने इसलिए डिटेन कर रखा, 3 महीने तक हम डिटेन कर सकते हैं। पता चला आप शत्रु देश के, क्या आपको तो पाकिस्तान की राजधानी नहीं पता है ना, और आपको क्या बताया जा रहा है, आईएसआई एजेंट, जबकि क्या थी बहस, आपसी बहस हुई थी, आपकी शत्रुता निकाल रहे हैं आपसे। समझ में आ रहा है? या रासुका लगा दी आप पे, क्या लगा दी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया फालतू में। आप पत्रकार हो, आपने लिखा और लग गई रासुका। भाई न्यायालय बताएगा कि आपका जो निरोध की वैधता की परीक्षण करेगा, उसके बाद बताएगा कि निरोध का अगर विधिक औचित्य नहीं है तो निरुद्ध किए गए व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है। कौन? न्यायालय। क्या देता है? इस रिट हेतु याचिका निरुद्ध व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। तो याद रहेगा, बस इतना अगर आपने लिख दिया तो भैया मिल गए 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 50 शब्दों में पूछेगा मेंस में, प्री में उसी के बीच में से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की वैधता अथवा अवैधता की जांच करना है कि उसको जो निरुद्ध कर रखा, डिटेन कर रखा, वैध है, लीगल है या इलीगल है। ठीक है, वैधता और अवैधता की जांच करना है। अतः इस रिट पर विचार के समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षता उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। कालू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974। मैंने आपको बताया कालू सान्याल, चारू मजुमदार कौन है? नक्सलवाद के जनक हैं भारत में। वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ ये नक्सलवाद और देश के कई राज्यों में क्या आज नक्सलवादी सुने होंगे आपने। कभी जाना छत्तीसगढ़, दांतेवाड़ा जाना कभी, वहां पता चलेगा कि नक्सलवाद क्या होता है। दिन में सामान्य लोग हैं लेकिन दिमाग में आ गया उनके माओवाद की नीतियों, माओ से तुम की नीतियों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सत्ता बंदूक की नली से होकर क्या होगी, है ना, सत्ता के विरुद्ध होते हैं ये, सरकारी जो तंत्र होता है उसके विरुद्ध होते हैं, उसका विरोध करते हैं ये लोग। ठीक है, और कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो क्या है, सरकारी नीतियां भी हैं। पहले देखा नहीं, अब देख रहे हैं तो अब वो मानते नहीं। अब तो उनका मानना यह है कि नहीं चाहिए हमें, ना हमें स्कूल चाहिए, ना हमें सड़क चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए हमें। ठीक है, कई हत्याएं करते हैं ये लोग, कौन? नक्सलवादी। तो छत्तीसगढ़ बड़ा प्रभावित एरिया है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की वैधता अथवा अवैधता की जांच करना है। अतः इस रिट पर विचार के समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षता उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। कालू सान्याल का मामला था, जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974, सुप्रीम कोर्ट। इतना समझ में आ गया? यह सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है, लेकिन उसके विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती जो न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है या जो नजरबंदी में भाई न्यायालय ने किसी को दे दिया दंड, वो जेल में है तो उसको थोड़े उसके विरुद्ध थोड़े लगेगी, उसके विरुद्ध नहीं लगती है क्या हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस का पहले एक बार प्रश्न पूछा गया, तब बोला सशरीर पेश करना। लेकिन ये जो मामला है कौन सा, कालू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि इसमें जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को पेश किया जाए। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अगला परमादेश। भाई मैंडमस, हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम, सबसे पहले यही याद करना है आपने, कौन करता है? न्यायालय, बड़ा ऊपर वाला न्यायालय। किसी भी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी। नंबर 3 अधीनस्थ न्यायालय। यहां पे अधीनस्थ शब्द लिखना जरूरी है क्योंकि बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को परमादेश दे सकता है, रिट। छोटा न्यायालय बड़े न्यायालय के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं कर सकता। हमेशा बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय पर क्या करेगा, बड़ा छोटा नहीं बोलेंगे, मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट पर क्या करेगा, परमादेश जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। सरकार,
सरकार के विरुद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। बोल सकती सरकार हम आदेश देते हैं इतने दिन के अंदर ये कार्य होना चाहिए। समझ में आया? या निगम, या तो 5 चीजें पढ़ी है आपने। न्यायालय किसके विरुद्ध जारी करता है? व्यक्ति, नंबर 1 व्यक्ति, नंबर 2 लोक प्राधिकारी, नंबर 3 अधीनस्थ न्यायालय, नंबर 4 सरकार, नंबर 5 निगम। समझ में आ गया? ठीक है। को उनके विधिक, सांविधिक और लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश देता है। क्या करने का आदेश देता है? भाई ये जितने भी लोग हैं, कोई व्यक्ति है, कोई लोक प्राधिकारी है, कोई अधीनस्थ न्यायालय है, सरकार है, निगम है, इनके कुछ विधिक, सांविधिक और लोक कर्तव्य होंगे ना, उसे करने के लिए क्या उसे करने का आदेश देता है, या अगर वो अवैध रूप से कर रहे हैं तो उन्हें ना करने का भी आदेश देता है। एक ही लाइन में, गागर में सागर, 2 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में लिख दो कि उनके विधिक, सांविधिक, लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से न करने या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अतः इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। सार्वजनिक कार्यों को करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या जारी की जाएगी? परमादेश, मैंडमस। निजी व्यक्तियों, मैं निजी मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे विरुद्ध नहीं जारी हो सकता, मेरे विरुद्ध नहीं जारी हो सकता। भाई आप पढ़ नहीं रहे हो, मैंने कहा भाई आप जाओ, हो गया, आपके बस का नहीं है, ठीक है, आप चले गए कोर्ट में, आपने कहा परमादेश लगाऊंगा, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? निजी। क्या हूं? निजी हूं। हाँ, अगर मूल अधिकारों का हनन किया है तब एक बार के लिए क्या हो सकता है? लग सकता है। लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आपने एडमिशन ले लिया, पापा ने फीस दे दी, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? हफ्ते में 1 दिन आ रहे हो, 1 दिन में भी 1 घंटा आ रहे हो, आप आ ही नहीं रहे हो। मैं रोज क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने आपको बोल दिया कि आप निष्कासित हो, फादर से बात होगी है, और आप सीधे कहाँ चले गए? कोर्ट। नहीं लगेगी मेरे विरुद्ध, ठीक है। निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध अथवा संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन हेतु यह रिट जारी नहीं की जा सकती। संविदा बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन हेतु यह रिट जारी नहीं की जा सकती। यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं की जा सकती। किसके विरुद्ध? राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। भाई कोई बिल पेश किया संसद में, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, राष्ट्रपति के समक्ष गया, है ना, राष्ट्रपति की टेबल पे पड़ा रहा, तो ये थोड़े कि न्यायालय रिट जारी करेगा कि परमादेश, हम आदेश देते हैं, महामहिम आपका संवैधानिक कर्तव्य है, आपको साइन करने पड़ेंगे। समझ में आया? हाँ, अगर संविधान संशोधन संबंधित विधेयक है तब तो उनको साइन करने पड़ेंगे राष्ट्रपति को, लेकिन अन्य जो साधारण विधेयक हैं उन पर साइन करना जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति जेबी वीटो यूज करेंगे, वो अपनी क्या करेंगे? पॉकेट वीटो यूज करेंगे, उन पर परमादेश नहीं लगाया जा सकता, राज्यपाल पर परमादेश नहीं लगाया जा सकता। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का हरीश रावत सरकार में, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे, हरीश रावत सरकार में 10% आरक्षण का बिल पेश का पास हो गया विधानसभा से, कहां चला गया? राज्यपाल के पास गया। महामहिम ने साइन ही नहीं किए, 6-7 साल हो गए, साइन ही नहीं किए, तो क्या परमादेश जारी करते? नहीं कर सकते। महामहिम के विरुद्ध क्या नहीं कर सकते? ना तो राज्यपाल के विरुद्ध, ना राष्ट्रपति के विरुद्ध, ना महामहिम राष्ट्रपति, ना महामहिम राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते। जबकि राज्यपाल का कर्तव्य क्या है? भाई जैसे विधायिका का कर्तव्य है कि विधि निर्माण करना, तो राज्य ने विधि निर्माण कर दिया, एक मतलब एक बिल पे पास कर दिया। किसने? विधानसभा ने। किसके पास गया? राज्यपाल के पास। ठीक है, आपने नहीं किया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 7 साल तक नहीं किया, राष्ट्र मतलब आपके राज्यपाल भवन में ही पड़ा रहा, तो क्या परमादेश जारी हुआ? नहीं हुआ। समझ में आ गया? ठीक है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। क्या? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, नाम से ही पता चल रहा है, मना किया जाता है इसके द्वारा। इसका अर्थ है मना करना। यह निषेधाज्ञा की भांति है। क्या है? निषेधाज्ञा। निषेध बोलते हैं नेगेटिव वर्ड है, मना करना, ठीक है, निषेधाज्ञा।
यह रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। जब आप मेंस लिख रहे होंगे पहली लाइन आपने यही लिखनी है। पहला तो आपने ये बोलना है कि इसका अर्थ है मना करना। क्या है? प्रतिषेध का मतलब है मना करना, यह निषेधाज्ञा की भांति है। यह रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा, और जब आप तथा लिखते हो ना, इससे नंबर खींचते हैं, अर्ध न्यायिक अधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स, अर्ध न्यायिक अधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स। पढ़े हो? कौन से पार्ट में? कौन से पार्ट में है ट्रिब्यूनल्स? किस पार्ट में है? सही बोल रहे, बोलो। अरे 14 में तो संघ लोक सेवा आयोग है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग है भाई। हाँ तो ए बोलो ना साथ में। 14A में है अधिकरण। किसमें है? ट्रिब्यूनल्स। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उसमें निहित नहीं है, जो उसमें निहित नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे होंगे तब आप पढ़ेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता। क्या पढ़ रहे होंगे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता। एक तरफ संघ है, एक तरफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य हैं, उनके बीच में विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। और इस विवाद का निपटारा कौन कर रहा है? एक हाईकोर्ट कर रहा है। तो भाई हाईकोर्ट को तो है ही नहीं है अधिकार, ये हाईकोर्ट को नहीं है अधिकार। साफ साफ लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर संघ और दूसरी तरफ एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। पता चला नैनीताल हाईकोर्ट ने ले लिया, गलती से माननीय उच्च न्यायालय ने ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट नैनीताल को क्या करेगा? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन रिट जारी करेगा। बोलेगा ये आपकी अधिकारिता में नहीं आता है। ये किसका अधिकार है? ये मेरी प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता है, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता है। क्योंकि मामला जो है संघ और किसी एक राज्य या बहुत सारे राज्यों के बीच के विवाद का मामला है, तो उसका निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। भाई समझ में आ गया? तो मैंने कहा इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उसमें निहित नहीं है, उसकी नहीं है वो अधिकारिता। इस प्रकार यह रिट कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरणों को अपनी विधिक सीमाओं या अधिकारिता का विधिक सीमाओं में रहने की बात करता है। अपनी विधिक सीमाओं में रहिए, साथ में अधिकारिता का अतिक्रमण करने से प्रतिषिद्ध करती है। अधिकारिता का अतिक्रमण ना करें। किसको बोलेगा? हाई कोर्ट को बोलेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कि आप एक तो अपनी विधिक सीमाओं में रहिए और दूसरा आप अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण मत कीजिए। तो इसीलिए बोल रहा है ये लाइन कि यह रिट कनिष्ठ न्यायालयों, कनिष्ठ समझते हो? छोटा, अपने से नीचे, है ना। वरिष्ठ मतलब अपने से ऊपर, कनिष्ठ मतलब अपने से, तो हमेशा वरिष्ठ बनने की कोशिश करना भाई, कनिष्ठ मत बनना, फिर बाद में पछताओगे, फिर बोलोगे थोड़ा और पढ़ लेते तो वरिष्ठ बन जाते, है ना। तो कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरणों को अपनी विधिक सीमाओं या अधिकारिता का अतिक्रमण करने से प्रतिषिद्ध करती है तथा प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से रोकती है। प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से रोकती है। ठीक है। यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके विरुद्ध? न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों, कृत्यों मतलब समझते हो? कर्म नहीं बोलते जिन्हें हम, कृत्यों, जो काम किया जा रहा, कृत्यों के विरुद्ध जारी की जाती है। किसी कार्यपालिकीय या विधायी कृत्य अथवा किसी प्राइवेट व्यक्ति या संघ के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, मैं प्राइवेट व्यक्ति, मेरे विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। मेरी मर्जी है, मैं आपको 10 से 1 पढ़ाऊं या 11 से 2 पढ़ाऊं, है ना। वैसे तो बोल दिया गया है कि 16 साल से नीचे के बच्चे नहीं पढ़ाने, हम नहीं पढ़ाते थे, पहले से ही नहीं पढ़ाते थे, 12वीं के बाद तैयारी होनी चाहिए। दूसरा, बहुत सुबह भी मना किया गया मेरे ख्याल से, इतने बजे से पहले क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे बुला दिया आपने, है ना। चलो, तो यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी की जाती है। किसी कार्यपालिका या विधायी कृत्य अथवा किसी प्राइवेट व्यक्ति ध्यान रखना, या संघ के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती तथा यह रिट सिर्फ उसी स्थिति में जारी की जा सकती है जब कार्यवाही किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित हो। समझ में आ गया? जबकि कार्यवाही किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित हो, उसी समय की जा सकती है। अगला उत्प्रेषण, अगला सर्ट्यूररी। इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना
क्या करना, ये दो रिटें एक साथ जारी होती हैं। मैंने जो केस अभी बताया आपको, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय पे पहले लगाएगा प्रतिषेध रिट, उसके बाद बोलेगा उत्प्रेषण। पहले बोलेगा ये आपका काम नहीं है, अपनी विधिक सीमाओं में रहिए और साथ में अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण मत कीजिए। फिर बोलेगा ये मेरे पास भेजो, ये मेरा काम है। किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट, मेरा अधिकार है, ये मैं करूंगा इसको। तो उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना, यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। इतना क्लियर हो गया? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने के निर्देश दिए जाते हैं। इसको कनिष्ठ को बोला जाता है, कनिष्ठ न्यायालयों को, कि ये जो मामला है ये आपका नहीं है, ये हमारा है, इसलिए हमारे पास भेजिए। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। यह रिट इस आधार पर भी जारी की जाती है कि नंबर 1 अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या आधिक्य है। अधिकारिता का अभाव या आधिक्य, इसका मतलब यह है कि उस कनिष्ठ न्यायालय के पास अधिकारिता ही नहीं है और फिर भी वो क्या कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। तो इसको बोल रहे हैं, इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया उसने बोला अधिकारिता का अभाव, अधिकारिता का अभाव, और साथ में बोला या आधिक्य है, या ऐसा छोटा काम ले रहा है जो उसका नहीं है, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट का काम था और सीधे क्या कर रहा है, हाई कोर्ट ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट को बोलेगा भाई आपका थोड़ा काम जो है ना ऊपर है, आप 500 के मामले नहीं देखोगे, पंचायतों का काम है, इसका न्याय पंचायत करेगी इसका फैसला, 500 रुपए का मामला थोड़े देखोगे आप, ये मामला थोड़े देखोगे कि उसकी गाय ने उसके खेत उजियार खा लिया, ऐसा मामला देखोगे? आप उससे ज्यादा अधिकारिता रखते हो, ज्यादा अधिकारिता वाले क्या करें, आप मामले देखें खाली। ठीक है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या आधिक्य है। दूसरा, उसने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है। क्या किया है? नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है। तीसरा, निर्णय में वैधानिक गलती अभिलेख में स्पष्ट दर्शित है। तो 3 कारण जो है ना, मैं यूपीएससी का अगर पेपर बना रहा होता मैं यहां से क्वेश्चन बनाता कि उत्प्रेषण रिट किन आधारों पर जारी की जाती है। भाई एक तो आपने बोल दिया कि मंगवा लेना, ठीक है, लेकिन और कौन कौन से आधार हो सकते हैं? तो पहला आधार हो गया अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या आधिक्य है। नंबर 2, उसने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है। और नंबर 3, निर्णय में वैधानिक गलती अभिलेख में स्पष्ट क्या हो रही है, दर्शित हो रही है। तो इन तीनों कारणों से क्या कर सकते हैं, उत्प्रेषण रिट को ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट पर लगा सकता है। इतना समझ में आ गया? प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण दोनों रिटें अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती हैं, किंतु दोनों रिटों का उद्देश्य पृथक है। प्रतिषेध रिट कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है। जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको अर्थ में क्या मिलेगा। मैंने कहा, एक कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है कार्यवाही के दौरान, कौन सी? प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन में याद रखना आपने कार्यवाही के दौरान, क्या याद रखना है? और उत्प्रेषण में याद रखना है कार्यवाही की समाप्ति पर, कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए, निर्णय को रद्द करने के लिए। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब है अधिकार परीक्षा। अच्छा, प्रतिषेध की भांति उत्प्रेषण रिट भी कार्यपालिका, विधायिका या प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती। ये पहली लाइन में हमने बोल दिया कि ऊपर वाला न्यायालय नीचे वाले न्यायालय के विरुद्ध जारी करेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अधिकार परीक्षा भाई, को वारंटो, कौन सा? इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है, किस अधिकार से बैठे हो भाई? है 12th फेल और क्या बन गए? नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, वो आईपीएस वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। पुराने जमाने में क्या होता था, जिसने 10वीं की वो कहीं टीचर लग गया, ठीक है भाई, टीचर बन गया। टीचर बनते बनते क्या हुआ, कई साल हो गए, वो प्रिंसिपल बन गया। क्या बन गया? प्रिंसिपल बनते बनते वो स्कूल पहले प्राइवेट थी, धीरे धीरे क्या हो गई, वो सरकारी हो गई। सरकारी विद्यालय में भी क्या है, प्रिंसिपल साहब क्या है, 10वीं पास है या 12वीं पास है, क्या है,
नए नियम आ गए भाई, एमएड होना चाहिए भाई प्रिंसिपल को, क्या होना चाहिए, उसके पास सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पर फिर भी क्या है कि वो स्कूल चल रहा था, वो कब एडेड हुआ, कब वो सरकारी हुआ, किसी का ध्यान गया नहीं, कागजी कार्रवाइयों में किसी का ध्यान गया नहीं। फिर पता चला एक दिन की प्रिंसिपल साहब जो है वो क्या है, किस अधिकारिता बैठे भैया, आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही है प्रिंसिपल बनने के लिए, अधिकार परीक्षा, ठीक है, आपका क्या प्राधिकार है। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, और ऐसा हुआ है, ऐसे कई केस देखे गए। क्या देखे गए? यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद, पब्लिक ऑफिस को अवैध रूप से धारण किए हुए है। इसके द्वारा उनसे यह पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से उस पद को धारण किए हुए। समझ में आया कि वह किस प्राधिकार से उस पद को धारण किए हुए हैं। यदि वह इसका कोई सुआधारित उत्तर नहीं देता है तो उसे उस पद से हटाकर पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। नियम आया भाई कि टीचर जो होने चाहिए वो बीएड होने चाहिए। अब आप बीएड नहीं हो तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भले ही उसके लिए कुछ तरीका निकालती है सरकार कि वैसे नहीं तो वैसे, पर बीएड की आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, है ना। चलो, ध्यातव्य है कि इस रिट हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसका उस पद से हितबद्ध होना या उस पद का दावेदार होना आवश्यक नहीं, उस पद का दावेदार होना आवश्यक नहीं है। यह एक वैवेकीय यानी डिस्क्रिशनरी उपचार है, प्रार्थी अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार यह रिट जारी करने या ना करने का निर्णय कर सकता है। यह रिट किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। भाई मैंने नहीं कर रखा एमएड तो क्या मैं पढ़ाने में सक्षम नहीं हूं, तो निजी व्यक्ति पर नहीं हो सकती। लेकिन आप सरकारी स्कूल में हो, दरअसल क्या था, वो स्कूल पहले 8वीं तक था, तो आप 8वीं में टीचर लगे, किसी जमाने में लगे, ठीक है, आप 10वीं या 12वीं पास थे, ठीक है, आप सीनियरिटी के हिसाब से धीरे धीरे क्या हो गए, उसके प्रिंसिपल बन गए। बाद में वो स्कूल एडेड हो गया, सरकार से क्या मिलने लगे, वेतन मिलने लगे, आप वेतन भी खा रहे हो, आप प्रिंसिपल साहब भी हो, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और फिर वो 8वीं से वो 10वीं तक चला गया स्कूल, 10वीं से वो 12वीं तक वो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, खुद आप 12वीं पास हो, ऐसे कैसे भाई। तो कभी ना कभी किसी ना किसी का ध्यान तो जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं बनना प्रिंसिपल, लेकिन मैं ये रिट जारी कर सकता हूं, इसलिए बोला कि इस रिट हेतु आवेदन करने कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसका उस पद से हितबद्ध होना या उस पद पर दावेदार होना आवश्यक नहीं। मैं दावा थोड़े कर रहा हूं कि मुझे बनाओ प्रिंसिपल, पर मैं ये दावा कर रहा हूं कि ये व्यक्ति कैसे बैठा है, ये तो 12वीं पास है, ये व्यक्ति इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे है, तो पता चला कि कई सालों से है, क्या है, पहले तो 16, 17, 18 साल के भी लोग टीचर बन जाते थे, उसी स्कूल में पढ़ते थे, उसी स्कूल में टीचर बन जाते थे। धीरे धीरे मैंने कहा, धीरे धीरे वो, और क्योंकि वो स्कूल कहाँ था, बिल्कुल रिमोट एरिया में था, बिल्कुल ऐसा जहां पर नजर ही नहीं जाती, कागजी कार्रवाई हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी ना कभी किसी न किसी की नजर पड़ेगी। अधिकार परीक्षा को वारंटो, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि जो उच्च न्यायालय है उसकी रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय से ज्यादा है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन उसकी रिट जारी करने की शक्ति उतनी नहीं है जितनी की किसकी है, हाई कोर्ट की है, ठीक है। रिटों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों, इसको ध्यान दीजिए, सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है। जबकि आर्टिकल 226, क्या, आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी, अब आपने लाइन याद करनी, किसी अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है। इतना समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन सिर्फ मूल अधिकारों के मामले में ही रिट, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है, इसलिए उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति ज्यादा विस्तृत है उच्चतम न्यायालय से, ठीक है। संसद को अनुच्छेद 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है, 139 आर्टिकल याद रखना है आपने, संसद को आर्टिकल 139 से यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालयों को भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर दे। क्या कर दे,
संसद को ये कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। पर भाई जुडिशरी पर इतना बर्डन है कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट की ये रिट जारी करने की शक्ति को और विस्तृत कर दिया, यानी संसद ने और विस्तृत कर दिया, या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति दे दी, तो समझ लो फिर तो क्या सिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है, इतना ज्यादा केसेस चले जाएंगे। इसलिए हाई कोर्ट तक ही क्या है कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है कौन? हाई कोर्ट। पर मैंने कहा संसद आर्टिकल 139 का प्रयोग करके ये अधिकार किसको दे सकती है? ऐसा लिख सकती है वहां पर कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भी आप क्या कर सकते हो? रिट जारी कर सकते हो। ठीक है जी। मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय का समवर्ती है। क्या है? उच्चतम न्यायालय का समवर्ती है। अतः याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी जाने के लिए स्वतंत्र है। उसे उच्चतम न्यायालय में जाने से पूर्व उच्च न्यायालय में जाना आवश्यक नहीं है। वह सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, किंतु यदि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आदेश दिया जा चुका है तो वह उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रभावी होगा। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय में अधिकतर केस तब जाते हैं जब उच्च न्यायालय सर्टिफिकेट देता है कि ये मामला, क्योंकि इसमें संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ रही है, और क्योंकि संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में जाना चाहिए। ये सर्टिफिकेट हो गया, उस सर्टिफिकेट के तहत ही आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो। लेकिन मूल अधिकारों के हनन के मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, किसी हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये बड़ी चीज, समझ में आया? ठीक। 1 अप्रैल 2016 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किसी पूजा स्थल या मंदिर में प्रवेश करने में लैंगिक विभाजन पर रोक लगाई। यह फैसला शनि सिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर हुए विवाद पर आया है। किस पर? विवाद पर आया है। ठीक है, तो मूल अधिकारों का हनन हो गया भाई। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर विभेद हो गया। विभेद हो गया तो क्या हो गया? विवाद हुआ, हाई कोर्ट में गया। कहां? बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। उसने डिसीजन दे दिया। उच्चतम न्यायालय ने मेरे ख्याल से यही कहा कि जो हाई कोर्ट ने कहा है वही मामला, मतलब जो डिसीजन है वही रहेगा। इतना समझ में आया? ठीक, इतना काफी है या आगे बताऊं? कितने मिनट हो गए? 43। काफी है। अगला मैं अगले सुनता हूं।